गुड विशेस फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी कंदर। आपका जो ये चैनल था KNT मोटिवेशन, इस चैनल का हमने नाम चेंज किया हुआ है। इस चैनल का नाम अब KNT एजुकेशन के नाम से है। मेरे नाम से आप भली बात परिचित होंगे। मेरा नाम करिंदर नारायण तिवारी है और मैं यहाँ पर जो इसका एजुकेशन किया हूँ और इस पर यहाँ पे मेन वर्क ये है कि हम आप यहाँ पे एक शिक्षण कार्य को भी शुरू करने वाले हैं। आप सभी का प्यार मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस टॉपिक को जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ, वो यहाँ पे क्या है कि एक सेंट्रल अथराइज्ड स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाता है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको करता कौन है? और इसको करने वाले हैं बीएड या बीटीसी। जो बीएड या बीटीसी होल्डर होते हैं वो इसको करते हैं। बीएड या बीटीसी आफ्टर ग्रेजुएशन यूपी में कर सकते हैं। दिल्ली या अन्य स्टेटों में कहीं ऐसा प्रावधान है कि आप इंटर के जस्ट बाद ज्वाइन कर सकते हैं। इसको कर लेने के बाद होता क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइमरी पढ़ाने के लिए 1 से 5 तक के आप टीचर की जो वैकेंसीज आती है उसमें सीटेट पास मांगता है। और जो 6 से 8 तक की वैकेंसी आती है उसमें आपको जो है अपर का सीटेट पास मांगा जाता है कि अगर आप ये पास हैं तो आप उन वैकेंसी को फुलफिल करिए। अब आज हम इन सभी बातों पे कौन कितने नंबर का होता है, कौन कितने मिनट का होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए, कौन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना चाहिए, किस माइंड अप्रोच से हम पढ़ें कि हमें सीटेट को फर्स्ट टाइम ही अच्छे मार्क्स को गेन करना है, इन सभी बातों पे आज डिस्कशन करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम जो है प्राइमरी के 1 to 5 पर डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें जो पहला मतलब वैसे तो 5 सब्जेक्ट डाले गए हैं। जो हमारा पहला सब्जेक्ट बनता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा हिंदी आता है जिसे हम लैंग्वेज फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो इंग्लिश ऑब्लिक संस्कृत लिखा है मैंने, या तो आप इंग्लिश लेते हैं तो संस्कृत लेते हैं। और सही बात दूसरी बात ये कि लैंग्वेज फर्स्ट में भी इंग्लिश कोई मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो संस्कृत और इंग्लिश में से भी यहाँ ले सकते हैं। तो फिर जो बाकी बच जाएगा वो आपके लैंग्वेज सेकंड में चला जाएगा। सपोज दैट आपने यहाँ पे इंग्लिश ले लिया तो आपकी हिंदी और संस्कृत यहाँ पे बच जाती है। यदि आपने संस्कृत ले लिया इंग्लिश और हिंदी बच जाती है L2 के लिए, आप उसे गेन कर सकते हैं। L1 भाषा क्या है, L2 भाषा क्या है? L1 भाषा को आपको जो है एक्विजिशन भाषा मानी जाती है कि आपने इसे जन्मजात सीखा है। तो वो भाषाएं जो आपकी पहले से सीखा है, आपने मतलब अर्जन किया है, वो L1 में आती हैं। और जो आपने अधिगम किया है, लर्निंग किया है, वो भाषा आपकी L2 भाषा मानी जाती है। इसके अगर आप इस दोनों के विषय में देखेंगे कि अगर क्या हम हिंदी को सेकंड में ले लें और इंग्लिश को बाद में लें, दिक्कत क्या होती है? ऐसा कुछ नहीं है। जो लैंग्वेज फर्स्ट में होता है उसमें ये माना जाता है कि आपकी जन्मजात भाषा है, आपको अच्छे से आता है, तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा और घुस के पूछे जाते हैं ताकि आपको ये माना जाए भाई जो जन्मजात भाषा है आप उसमें ज़्यादा प्रवीण हैं। तो इस आधार पर उसको रखते हैं। अमूमन यहाँ पे हिंदी को ही प्रेफर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश मीडियम के लड़के पहले जो है इंग्लिश को भी प्रेफर कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो हमारा चौथा सब्जेक्ट आता है वो हमारा 30 नंबर के मार्क्स को गेन करते हुए एवरी सब्जेक्ट में 30 मार्क इन्वायरमेंट के नाम से आता है। और पांचवा जो सब्जेक्ट हमारा बनता है वो हमारा बन गया मैथमेटिक्स। अब 30 नंबर का ये, 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 मतलब पांचों सब्जेक्ट में पर सब्जेक्ट 30 नंबर का है। अब आप इसमें ये देखेंगे कि 150 नंबर का हमारा इस कंप्लीट हो गया। और 150 तो अब मैं यहाँ पे पॉइंट मैंने पहले से ड्रा किया हुआ कि 150 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। 150 मिनट हमें दिए जाते हैं और 150 क्वेश्चंस होते हैं। इत्तेफाक है कि तीनों की राइटिंग मिल रही है, तो तीनों के नंबर सेम है। 150 मार्क्स भी दिए जाते हैं, 150 मिनट भी होते हैं और 150 क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स, 150 मिनट, 150 क्वेश्चंस प्राइमरी में, 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स जूनियर में भी आपको पूछे जाएंगे। जूनियर का क्या सीन है?
जूनियर का सीन देखिए कि जैसे यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट था वैसे सेम यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, बस इसके लेवल का अंतर होता है। भाई ये जूनियर, ये प्राइमरी पूछा जा रहा है तो इसका लेवल थोड़ा सा नीचे होगा, और ये जो अपर जूनियर पूछा जा रहा है इसका लेवल थोड़ा सा अप होगा कंपेयर टू दिस। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे लैंग्वेज वही सेम सी, लैंग्वेज फर्स्ट के नाम से, और यहाँ पे लैंग्वेज 2 के नाम से। हिंदी एंड संस्कृत ये भी 30-30 मार्क्स के होते हैं, और यहाँ पे जो 30-90 हो गया, और जो 60 मार्क्स बचते हैं इनमें दो अलग अलग कैटेगराइज हो गया है कि यदि आप बीए होल्डर हैं तब आप सोशल साइंस को प्रेफर करेंगे, यदि आप बीएससी होल्डर हैं ग्रेजुएशन में तब आप मैथमेटिक्स और साइंस को प्रेफर करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि 30 मार्क्स इसके, 30 इसके, 30 इसके मिला के 150 मार्क्स बना। अब मैं ये कहूँ कि इन सब्जेक्टों को पढ़ना कैसे है, तो मैं ये आपसे बताऊँ कि आप हिंदी से पहले से वाकिफ हैं, इंग्लिश संस्कृत से भी वाकिफ होंगे, ये आपके पुराने सब्जेक्ट हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी संस्कृत ने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे वाकिफ नहीं थे। लेकिन मैं ये पूछूं कि क्या आप ग्रेजुएशन से पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में जानते थे, तो आप कहेंगे कि नहीं। मैं जब बीएड और बीटी से ज्वाइन किया तब मैं ये जाना कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट होता है। इस आधार पे कहें तो सबसे नया सब्जेक्ट आपके लिए क्या हो सकता है, तो आप एक भाषा में ही आपका मन में अर्थ आएगा कि हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। मैंने यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट को आपको बता दिया, और ये भी बता दिया कि 30 मार्क्स का ये, 30 मार्क्स का ये, 30 मार्क्स का ये, 60 मार्क्स की ये होते हैं। अब मैं इनमें कहूँ कि जो सब्जेक्ट आप सबसे नया है वो सब्जेक्ट को क्या रोल अदा करता है सीटेट में, पहले इसके बारे में हम समझते हैं। मैं अपर का हटा के यहाँ पे जूनियर को डिस्कस करने लगा। मैंने क्या देखा कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपने में दो डिफरेंट टाइप के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जैसा कि आप यहाँ देखें, ये अपने यहाँ दो सब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहा है, अपने अलग अलग कैटेगराइज है। पहला इसका जो है, कहीं आप देखते हैं, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट और दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं पेडागोजी। आपने यहाँ पे देखा कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का अलग करते हैं तो ये 15 नंबर गेन करता है, और ये भी 15 नंबर अलग करता है। ये पेडागोजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीटेड एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लिखा हुआ है तो यहीं पे पेडागोजी नहीं, बिल्कुल नहीं। पेडागोजी हर जगह पे है। अगर मैं ये कहूँ तो वो यहाँ पे भी पेडागोजी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी पेडागोजी है, यहाँ पे भी आपकी पेडागोजी है, और यहाँ पे भी आपकी पेडागोजी है, और यहाँ पे भी आपकी पेडागोजी है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया ऐसे। तो आपने देखा कि पेडागोजी 1, 2, 3, 4, 5, और ऐसा नहीं कि ये 30 में से 15 मार्क्स को यहाँ भी ले लेता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। शब्द हिंदी के भी 15 हिंदी पेडागोजी के नाम से आता है, इंग्लिश या संस्कृत लिया है, संस्कृत पेडागोजी के नाम से आता है, इन्वायरमेंट में भी पेडागोजी चलता है, और मैथमेटिक्स में भी पेडागोजी के नाम से चलता है। आपने देखा कि 15 के 4 यहाँ पे, 15 का ये वाला, अगर मैं ओवरऑल काउंट करूं तो यहाँ पे 90 नंबर में अगर यहाँ पे हम देखें तो 75 और 15, ये अप्रोच 75 नंबर का तो पेडागोजी आता है, 15 नंबर का सीडीपी आता है, 15 नंबर का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट आता है। अब आप ये सोचिए कि ये हुआ पेडागोजी का जो हिंदी होता है वो होता है शिक्षण शास्त्र। पेडागोजी की जो हिंदी है वो शिक्षण शास्त्र है। अब आप सोचिए कि क्या शिक्षण शास्त्र या शिक्षण किसी के बारे में, क्या पेडागोजी के क्या नाम है, पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट
कुछ समझे बगैर हो सकता है। तो मैं ये कहूँ कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये दोनों एक ही पार्ट हैं, क्योंकि जब बच्चे के आप डेवलपमेंट को समझेंगे तभी तो आप उसे शिक्षण कर पाएंगे, और उसे पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट में कैसे शिक्षण देना है। तो इसलिए बच्चे का विकास समझना और उसको किस तरह से देना है, ये दोनों पार्ट को अकेले समाहित रखता है सीटेट में ये। अब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जो आपने 90 नंबर देखा, वो 90 नंबर सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं से अपने में समाहित रखा हुआ है, और वो सब्जेक्ट जो हमारा है वो सब्जेक्ट हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट। आपने देखा कि चाइल्ड डेवलपमेंट जिन्हें हम शॉर्ट में अगर लिखें तो आप इसके नाम से हो सकता है परिचित हो, CDP के नाम से। ये CDP जो है, अब मैंने ये बताया, मेरा मोटिव ये नहीं था, मैंने अभी आपको एक पॉइंट नहीं क्लियर किया कि सीटेट में आपको कितने मार्क्स लाने पे पास हो जाएंगे, कितने पे फेल हो जाएंगे, उसकी बात मैं बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये 90 मार्क को दिलाने में सक्षम है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सीटेट को पास होने के लिए इसके 60% मार्क्स ही गेन करने पड़ते हैं। यदि आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और अगर आप सीटेट को पास करना चाहते हैं तो आप सीटेट के 150 मार्क्स में से 160 मार्क्स आप स्तंभ जब बना लेंगे तब आप पास हो जाएंगे। मतलब 150 का 60% आप 60% मार्क्स जब आप गेन करेंगे तो ये 90 मार्क के बराबर आएगा। और आप देखिए 90 मार्क CDP अकेले पैरेलल दिलाने के बराबर है 5 मार्क का। मतलब मैं ये कहूँ कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट जो नया सब्जेक्ट है वो अकेले सक्षम है 90 नंबर आप 90 नंबर दिलाने के लिए, तो कोई बुरी बात नहीं। तो क्यों ना जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट 90 नंबर दिलाने में सक्षम है हम उसे पढ़ें और उसके अप्रोच को पढ़ें। ये नया है पर इजी है, बस इसकी अगर ये एकदम टोटल ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि आप इसे समझ गए तो 90 में आप 80 से कम नहीं समझ पाएंगे ला पाएंगे। तो अगर आप उसे नहीं समझे तो आप 90 में 40 के भी नीचे जा सकते हैं, इवन इससे भी नीचे जा सकते हैं, शायद हो सकता है आपकी समझ में सकता है। तो मतलब जो सब्जेक्ट को आप अगर समझ लेते हैं तो 80 से 90 नंबर लाएंगे, और इसे नहीं समझ पाते तो 30, 20 कुछ भी आ सकता है, ना आने को तो ना समझ ही ना कुछ भी हो सकता है। लेकिन तो क्यों ना हम इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से कमांड करें और इस सब्जेक्ट को अपने डेली रूटीन में समझें। और इस सब्जेक्ट से जब हमारा यहीं पे नहीं, जब आप यूपी के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो यहाँ के बाद एक सब्जेक्ट इसको जब आप स्क्रीनिंग पास कर लेते हैं यूपी में, हालांकि स्पेशली एक टेस्ट और चलता है टिट के नाम से, अगर आप उसे देखेंगे तो इसको अगर आप क्लियर करते हैं, अगर ये आपकी समझ में आता है तो यहाँ पे भी आपको खास दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि 30 नंबर का तो यहाँ पे भी CDP रहता ही रहता है। यहाँ पे 90 नंबर गेन कराता है, यहाँ पे 30 नंबर गेन कराता है। बाकी जो हिंदी के 15 नंबर यहाँ पे मैंने कहा CDP निकलने के बाद बचते हैं, तो 15 नंबर से हिंदी से शुद्ध ग्रामर, और ये 15 नंबर हिंदी से ये संस्कृत या इंग्लिश से आपके ग्रामर बचाते हैं, और ये इन्वायरमेंट 15 नंबर आपको दिलाते हैं, और ये 15 नंबर की आपकी मैथ है। तो मतलब 15 चौको 60 मार्क्स आपके पास और हैं जहाँ से नंबर आपको गेन करना है। यानी क्या होता है कि आप सोचिए कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट जो CDP है वो अकेले सक्षम है 90 नंबर दिलाने के लिए, तो बाकी आपके 60 मार्क्स बचे हुए हैं जिन्हें आप जन्म से पढ़ रहे हैं। जन्म से मेरा आशय है हिंदी से आप नए नहीं हैं, इंग्लिश से भी आप भली भांति परिचित होंगे, संस्कृत भी परिचित होंगे, भले ही आपको आ रही है ना आ रही है। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो उससे भी आप परिचित हैं, और यदि हम मैथ्स की बात करें तो आप उससे भी परिचित हैं। अब 15 नंबर इसको गेन करने में अगर ये 60 मार्क्स का है तो आप ना भी पढ़ें तो आप बचपन से इतना पढ़े हैं कि 30 नंबर आपका कहीं भी गया नहीं है, इतना तो आपकी समझ। यदि आपकी हिंदी स्ट्रांग होगी, मैथ नहीं भी आती होगी तो भी कोई इश्यू नहीं है, 15 नंबर यहाँ से गेन करेंगे। अगर यहाँ पे आपने ऐसे किया तो ओवरऑल 30 नंबर यहाँ पे आता ही आता है आपको। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट ना भी हों तो भी आप ऑब्वियसली 30 नंबर कर ही जाएंगे एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद। अब जो हमारा 90 नंबर का सब्जेक्ट गेन करता है, हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा सीटेट के पास करने में बहुत अहम रोल अदा करता है वो है CDP। तो हम
जो हमारा अगला वीडियोस आएगा वो CDP के पूरे सिलेबस पर होगा। जो हमारा अगला विषय है, जो हमारा अगला वीडियोस आएंगे कंटिन्यू, वो CDP के सिलेबस को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं 1 by 1 इन सारे टॉपिक को आपको समझाया जाएगा, ताकि यहाँ से आप CDP में इतना अप्रोच कर सके कि 80+ नंबर हर हाल में लाए ही लाए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आप नहीं ला पाएंगे, मुझे आपकी समझने की शक्ति और अपने समझाने की शक्ति दोनों पर इतना कमांड है कि आप हर हाल में 80+ लाएंगे ही लाएंगे। दूसरी बात कि जब हम सिलेबस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो उस दौरान उस सिलेबस कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में सिर्फ उसको अगर समझना है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो किसी भी सिलेबस या किसी भी परीक्षा या किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए, मैं अगर सिलेबस को अगर बात करता हूँ तो आप जैसे सिलेबस को बात करते हैं तो इसमें आपको ये होना चाहिए कि हमें अगर इसको कैसे पढ़ना है, इसके साथ साथ कहाँ से पढ़ना है, अगर इसके बारे में हमें भली बात पता हो तो हमें इस किसी भी चीज़ को समझने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन सारी बातों को मैं आपको अगले वीडियोस में क्लियर करूँगा कि कहाँ से आपको बुक लेनी है, कौन सी बुक को आपको पढ़ना है, कौन सी बुक नहीं पढ़ना है। और मेरी सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आपका सिलेक्शन होता है उसके पीछे दो चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। कहाँ पे कि आपने टीच कहाँ से किया है और आपने रीड कहाँ से किया, कहाँ से आप सीखे, कहाँ से आप पढ़े। जैसे सिलेक्शन ना होने, क्या उन लड़कों का जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो किताब नहीं पढ़ते? क्या जो लड़कों का सिलेक्शन नहीं हो पाता वो पढ़ते नहीं, कहीं शिक्षा नहीं लेते होंगे? बिल्कुल नहीं, वो भी लेते होंगे। मैं हमेशा अगर मैं शब्दों में कहूँ कि सिलेक्शन का होना या ना होना इन दोनों के पायदान पे टिका हुआ है, ये दोनों महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, तो बिल्कुल मत कहिएगा। क्योंकि वो लोग जिनका नहीं हुआ, जो पढ़ते नहीं, उनके भी बात नहीं कर रहा, जो पढ़ते हैं उनका नहीं हो रहा है, उनमें ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, टीच एंड रीड। कि जब आप सही जगह से पढ़ेंगे, सही मटेरियल को पढ़ेंगे, तब आप डेफिनेटली उस चीज़ में सक्षम फील करेंगे अपने आप को कि मैं इस चीज़ को क्रैक करने में। मैं आपको यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि 80 नंबर्स को आपको अमूमन में ले जाऊँगा और 30 मार्क आप मैक्सिमम अंक जो 60 सब्जेक्ट हैं उसमें गेन कर लेंगे। मैं हर हाल में 110+ नंबर आपको दिला ही दूँगा। मैं वो नहीं हूँ कि मैं ये कह दूँ कि 130+ से कम नहीं आएंगे आपके और फिर आपको पता लगे कि 90 भी नहीं है। भाई जो ये कहते हैं कि 130+ नंबर हम दिलाते हैं, वो जिनके 90 नंबर आया या जिनका 120 भी आया, क्या वो अपनी बातों पे खरे उतरे? नंबर एक लड़का पाया ये महत्वपूर्ण नहीं, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिस मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा पा सके वो मायने रखता है। मैं जिस 110+ की बात कर रहा हूँ, आप इससे प्लस भी जा पाएंगे, लेकिन आप इससे जो माइनस होगा वो कभी भी 100 से नीचे किसी हालत में नहीं जाएगा। क्योंकि 90 नंबर तो मैं खुद ही कमांड कर रहा हूँ कि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा कि आप 80+ नंबर को गेन ही कर लेंगे, किसी हालत में गिरेंगे नहीं। और अगर गिरेंगे तो 1-2 नंबर आगे पीछे ही रहेगा। इतनी समझ में आपके अंदर विकसित कर दूंगा कि आप 80+ नंबर को ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब करेंगे। अब दूसरा पॉइंट सारे सब्जेक्ट से कि सीटेट का आपने सिलेबस यहाँ पे समझ लिया। मैंने ये भी बताया कि कौन क्या है। मैं अभी जूनियर का एक टॉपिक बचा हुआ है, मैं उस पर आपको क्लियर नहीं किया हूँ, इसलिए मैं जूनियर के अभी इस टॉपिक को क्लियर कर देना पसंद करूँगा। अपने जूनियर्स में यहाँ पे 4 नंबर वाले पॉइंट पे देखा होगा, तो इसमें हमने लिखा था सोशल साइंस और इसी में और करके मैंने लिखा था मैथ्स एंड साइंस। इसमें क्या होता है कि
ये 30 नंबर के मैथ्स आते हैं, ये 30 नंबर के मैथ्स आते हैं, और इसमें 15 नंबर का मैथ्स आता है। ये 15 नंबर वही पेडागोजी है, ये 15 नंबर की वही पेडागोजी है। यही हाल यहाँ पे है। यहाँ पे जो है ये 15 नंबर, ये 15 नंबर। होता क्या है कि स्लीटेड अपने आप को थोड़ा पैटर्न करता रहता है। इस फ्रेमिंग में कभी कभी 20 भी चला जाता है, और ये कभी कभी 10 चला जाता है, ये कभी कभी 20 चला जाता है, ये कभी कभी 10 चला जाता है। आप देख रहे हैं। और यहाँ पे भी वही सीन है, ये 30 है और ये 30 है, ये 30 नंबर का पेडागोजी है और ये 30 नंबर का सब्जेक्टिव। तो ये कभी कभी भी 40 चला जाता है, ये कभी कभी 30 हो जाता है। तो ये चीज़ें उतनी महत्वपूर्णता नहीं रखती हैं कि कौन कितने क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों? क्योंकि ये आज उनके ऊपर है, ये 22 भी हो सकता है, 25-30 तक भी रह जाता है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँ कि CDP और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये पूरा अहम रोल अदा करता है सीटेट में। इसके बगैर या इसे हटा के आप सीटेट पास होने तो बहुत दूर की बात है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना है और इस हिसाब से पढ़ना है कि 110 प्लस नंबर को लाए ही लाए। इससे ज़्यादा मार्क्स आ जाएं आपके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कम मार्क्स ना आए, इस तरह से आपकी तैयारी हो जाए। होता क्या है, मैं ये हमेशा मानता हूँ कि किस माइंडसेट से आप जाते हैं एग्ज़ाम में, वहीं से क्लियर हो जाता है कि आप सब्जेक्ट को पास करेंगे या एग्ज़ाम को पूरी तरह से लीव कर जाएंगे। बस आप उसकी उपस्थिति मात्र दर्ज रहेंगे। मैंने 110 प्लस कहा तो आपके पास 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें आप हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक खास बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग इसका हिस्सा नहीं है। तो कोई क्वेश्चन गलत होते हैं तो कोई आपको उसका गलती को पछताने की जैसी बात नहीं होती, तो ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। 40 क्वेश्चन आप गलत कर दीजिए तब भी 110 क्वेश्चन आएंगे। 150 में 40 क्वेश्चन गलत करने के बाद भी आप अच्छे स्कोर पे खड़े हों, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसलिए इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये अफवाहें कि इसके मार्क्स काउंट होंगे, ये होंगे, याद रखिएगा जिस दिन इसके मार्क्स काउंट हुए उस वक्त ये लास्ट होगा आपके सिलेक्शन। मतलब यही सुपर टेट में ही कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ये सब मेरा अपना मानना है। इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट है तो कभी भी इस पॉइंट से मत रहिए कि इसमें बहुत मार्क्स गेन करने हैं। आप 90 प्लस भी जाते हैं तो ये है, लेकिन मैं आपको 110 नंबर उससे भी 30 नंबर ज़्यादा लाने के लिए प्रेरित करूँगा और आपको समझाऊँगा। मुझे इसलिए नहीं है कि मैं खुद भी स्कोरर हूँ, यहाँ का एक एप्रिशिएट एस्पिरेंट है, और मुझे लगा कि जो अपनी बातें हैं, जो मैं अपना दृष्टिकोण रखता हूँ, जो पढ़ता हूँ, वो मैं उन सबको वही पढ़ाऊँ जिनकी सब्जेक्ट मैंने ये देखा कि हमारे साथ के लोग हैं वो काफ़ी फेल हो गए, नहीं पास हो पाए, तो उनको देख के लगा यार कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें उनके दिमाग में नहीं फीड हो पाई या उस माइंडसेट से नहीं जा पाए और वहाँ पे फेल हो। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो मैं सब्जेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं CDP को पूरी तरह से यहाँ 90 मार्क जो आपकी गेन कराती है, मैं उस पर फुल्ली डिस्कस करूँगा, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ कि थके हैं ना पाँव कभी और ना ही हिम्मत हारी है। थके हैं ना पाँव कभी और ना ही हिम्मत हारी है। देखे हैं हमने दौर कई, अभी भी संघर्ष जारी है।